जो 8th पे कमीशन की बात हो रही है तो इसमें बड़ा कीवर्ड बना हुआ है फिटमेंट फैक्टर। जी, आसान भाषा में बताइए फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? जी, कैसे लागू होता है? क्या उसकी पूरी कैलकुलेशन क्या होती है? जी। और कौन-सा फिटमेंट फैक्टर इस 8th पे कमीशन में लागू होने वाला है? किसकी संभावना आपको सबसे ये ज़्यादा? तो ये तो मतलब एक्सपेक्ट करना, अंदाज़ा लगाना हुँ। बड़ा मुश्किल काम है कि कौन-सा लागू होगा। हम तो ये बता सकते हैं कि हमने डिमांड क्या रखी है। हाँ, वो बताइए। सबसे पहली बात तो फिटमेंट फैक्टर को ऐसे समझिए कि मतलब ये कोई फिटमेंट फैक्टर फिटमेंट से अंदाज़ा कुछ मत लगाइए। हाँ, मतलब सीधी-सी बात है कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस मिल कर के 31 दिसंबर 2025 तक कितना था? अच्छा। उसको मिला दीजिए। सपोज़ दैट कि ₹100 बेसिक सैलरी थी और 58% डीए था, यानी आपकी टोटल सैलरी ₹158 थी। हुँ, अब उसको मर्ज करने के बाद और कितना बढ़ाया जाए हुँ, ताकि वो बेसिक सैलरी आज के हालातों के अनुसार सही हो जाए हुँ, और फिर उस पर डियरनेस अलाउंस या बाकी जितने भी भत्ते हैं वो हुँ, दिए जाएँ। हुँ, तो सपोज़ दैट हमने 2.0 का फिटमेंट फैक्टर दिया, इसका मतलब ₹158 से बढ़ कर के वो ₹200 हो जाएगा। हुँ, तो करीब-करीब 62% का हुँ, वो सॉरी 42% का हुँ, बेनिफिट कर्मचारी को यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा। हुँ, तो ये इसको फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। हुँ, कोई उसे फिटमेंट फैक्टर कहता है, हम हुँ, उसे आम बोलचाल की भाषा में मल्टिप्लिकेशन फैक्टर भी कह देते हैं या गुणक भी कह देते हैं। हुँ, तो अलग-अलग डेफ़िनिशन है, लोग देते हैं, लेकिन सरकार उसको फिटमेंट फैक्टर बोलती है। हुँ, तो अब रही बात कि ये कितना हो सकता है, हुँ, अब पहले अगर देखिए 7th पे कमीशन में भी 3 पॉइंट समथिंग माँगा गया था। हुँ, उस समय हम लोगों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। हुँ, देखने में ऐसा लगता है कि 2.57 यानी ढाई गुने से ज़्यादा कर दिया ज़्यादा था। हाँ, हकीकत कुछ अलग है। हुँ, हकीकत ये थी कि उस समय डियरनेस जो अलाउंस था वो 125% ऑलरेडी था। अच्छा। अब सपोज़ दैट कि ₹100 अगर बेसिक सैलरी थी हुँ, और 125% डीए था, तो इसका मतलब 100 प्लस 125 यानी 225। हुँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.25 का फिटमेंट फैक्टर तो बिना किसी प्रॉफ़िट, बिना किसी लॉस के ऑलरेडी था। हुँ, एक इंक्रीमेंट अगर आप जोड़ दीजिए, हुँ, तो लगभग-लगभग 2.28 तो ऐसे ही था। हुँ, हमें मिला कितना? हुँ, 2.57, तो आप हुँ, देखेंगे कि उसमें 20-30% का बेनिफिट दिख रहा है हमको। हुँ, हुँ, लेकिन जब ओवरऑल आप कैलकुलेशन करेंगे जा कर के, हुँ, तो उसमें 14 से 20% के बीच में प्रॉफ़िट हुआ था। हुँ, दिख रहा था बहुत बड़ा फिटमेंट हुँ, फैक्टर। हुँ, तो मैं कहूँगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना बड़ा है, ये बहुत बहुत मायने नहीं रखता है। हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि वो फिटमेंट फैक्टर जो बनाया गया, हुँ, क्या उसमें बेसिक प्लस डीए को शामिल करके बनाया गया है या डीए को बाहर रख कर के फिटमेंट फैक्टर बनाया हुँ, गया है, हुँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। हुँ, अगर डीए को बाहर रख के फिटमेंट फैक्टर बना रहे हैं, हुँ, सपोज़ दैट कि डीए कंटिन्यू कर देते हैं, अभी जो 60% चल रहा है, हुँ, सरकार ये कह दे कि ये डीए एज़ इट इज़ चलता रहेगा, हुँ, फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी पे लगेगा, हुँ, उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। हुँ, अगर सरकार ये कह दे कि हम जो भी फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं, बेसिक प्लस डीए को मर्ज करने मतलब उसमें बेसिक में डीए अपने आप ही मर्ज हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो वो क्या है कि 0.58 तो ऑलरेडी हिडन है, वो आपको दिख नहीं रहा है। हुँ, तो कितना आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो एनसीजेसीएम ने दिया है, हमने उस पर अपनी कंसेंट दी है, एग्रीमेंट दिया है, हुँ, वो 3.83 का दिया है। हुँ, अब सरकार कितना मंजूर करती है तो सरकार के ऊपर है। हुँ, पे कमीशन क्या देता है, ये पे कमीशन के ऊपर है। हुँ, अगली बैठकें होंगी तो उसमें देखेंगे कि क्या हुँ, बात रख सकते हैं, कैसे हुँ। रखेंगे। तो अभी तक जो एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशंस हैं, जिसको आप भी रिप्रेज़ेंट जी। करते हैं, अभी तक मोटा-मोटी क्या आप लोगों की बात हुई है गवर्नमेंट से, आयोग से? देखिए, हमारा एजेंडा बाकी लोगों का तो हम नहीं बता सकते, हुँ, लेकिन हमारा एजेंडा बहुत साफ़ है। हुँ, वो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। हुँ, सरकार भी कह रही है, हुँ, विकसित भारत 2047 हुँ, कैंपेन चला रही है बिल्कुल। और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनके मतलब जो है हर लेटर हेड पर हर चीज़ में दिखता है। हुँ, तो हम ये कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बीच में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा। दिल्ली का कर्मचारी है जो उसको बेसिक, डीए, टीए, एचआरए जो भी भत्ते मिलते हैं, यही भत्ते उसको अगर वो कश्मीर और कन्याकुमारी में बैठा है हुँ, या मिज़ोरम में बैठा है तो उसको भी इसी तरह से टैकल किया जाना चाहिए। हुँ, जो बेनिफिट्स एलटीसी का बेनिफिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता है, वही बेनिफिट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को मिलना हुँ, ये चाहिए। क्या होता है? जैसे सरकार क्या बोलती है कि 4 साल के ब्लॉक ईयर को में हुँ, क्या होता है कि कर्मचारी को एक बार होम टाउन जाने का पैसा मिलता है हुँ, और एक बार भारत भ्रमण करने का, वो हुँ, कहीं भी जाए हुँ, तो वो अपने लेवल के अनुसार हुँ, उसको उतना रिम्बर्समेंट सरकार देती है। हुँ, लेकिन अब कई राज्य सरकारों में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं हुँ, है। हुँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस
सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के कर्मचारी को 1800 प्लस डीए देती है, उसके ऊपर 3600 प्लस डीए देती है, उसके ऊपर 5400 प्लस डीए देती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में वहाँ फिक्स है, कहीं 800 रुपये फिक्स है, कहीं 1200 रुपये फिक्स है। तो हम कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का वो एक जैसा कर दो। वो चाहे तमिलनाडु में नौकरी कर रहा हो, तमिलनाडु की सरकार को भी आप फोर्स करो कि इतना स्ट्रक्चर आपके यहाँ भी कॉमन होगा। वो जब तक नहीं होगा ये एनोमलीज बनी रहेंगी, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये संघर्ष चलता रहेगा। और संघर्ष चलेगा तो कहीं न कहीं जो सरकारी कामकाज हैं उनमें कुछ न कुछ हर्डल्स आएँगी, बिल्कुल। बाधा पड़ेगी, वो स्पीड स्लो होती है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि लोगों के दिमाग में ये भी है कि कोई भी फिटमेंट फैक्टर लगे जी। तो क्या उससे सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी या एचआरए, टीए, डीए और पेंशन में भी इसका असर होगा? नहीं, सभी चीज़ों का देखिए सरकार रिवीजन करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एचआरए अभी जो चल रहा है, जो 7वें पे कमीशन में एचआरए का जो स्लैब था, वो पहले जब डियरनेस अलाउंस 50% से जब तक कम था, तो वो 9, 18 और 27 यानी दिल्ली जैसे शहरों में 27% था। इससे जो छोटे शहर थे, वहाँ पर 18% था और उससे भी छोटे जो शहर थे, वहाँ पर 9% था बेसिक का। फिर जब डियरनेस अलाउंस 50% को पार कर गया, तो उसको 10 और 20 और 30 कर दिया गया। तो अभी सपोज़ दैट कि जिसकी 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी है, 58% या 60% डियरनेस अलाउंस है। सपोज़ दैट फिटमेंट फैक्टर 2.0 दे दिया, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे-सीधे 2 लाख रुपए हो गई। अब 2 लाख पर 30% अगर सरकार एचआरए देगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 60,000 रुपीज़ वो एचआरए देगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार 30% को एज इट इज़ छोड़ेगी। वो चाहे बढ़ाए या घटाए, वो अलग मुद्दा है कि वो क्या करेगा। हमारी डिमांड तो ये है कि उसमें हमने कहा है कि 36% से एचआरए कम होना ही नहीं चाहिए और 3 क्लास नहीं होने चाहिए, केवल 2 ही क्लास होने चाहिए। जो 10, 20, 30 है, 10 को तो हमने ख़त्म करने की बात कही है और 20 को हमने बढ़ा करके 24 कहा है और 30 को बढ़ा करके हमने 36 कहा है कि 36% एचआरए होना चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छोटे शहर हैं या छोटे गाँव हैं, वहाँ एचआरए बहुत कम है, तो वो तो एकदम बाहर हो जाते हैं उस स्लैब से। वहाँ 600 रुपए मिल रहा है। दिल्ली वाला अगर जो पे लेवल 6 से लेकर के पे लेवल 9 के बीच में काम कर रहा है, तो वो आज की डेट में 20 से 25,000 रुपए एचआरए उठा रहा है। वही अगर किसी छोटे शहर में है, तो उसको 10 और 12,000 मिल रहा है और छोटे शहर में है, जबकि आज जो महँगाई का जो रेशियो है, वो इतना वेरी नहीं करता। अगर आप नोएडा में बैठे हैं, वही महँगाई दिल्ली में है बिल्कुल। और लगभग वही महँगाई हापुड़ में भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि हापुड़ एक रूरल एरिया माना जाता है और अगर आप और भी 100 किलोमीटर दूर चले जाएँ, तो दिल्ली जैसी महँगाई है। हो सकता है कि मकान का किराया थोड़ा कम हो, लेकिन बाकी चीज़ों का तो बाकी चीज़ें बराबर। महँगाई वैसे ही है।